अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। मैं हूं नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह, तू ही बेकसों का नासिर है, जिसे तू छोड़ दे उसका कोई मददगार नहीं। ए अल्लाह, अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुमामीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेज का। बलूचिस्तान के जिला केच में पेट्रोलिंग ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद दहशत गर्दों के रास्तों को रोकना था। DG ISPR का कहना है कि पेट्रोलिंग ऑपरेशन पाकिस्तान और ईरान सरहद से 14 किलोमीटर दूर किया गया। ISPR के मुताबिक FC साउथ बलूचिस्तान के जवानों की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई और धमाके के नतीजे में एक अफसर और 5 जवान शहीद हो गए। ISPR ने बताया कि मेजर नदीम अब्बास भट्टी ने जामे शहादत नोश किया। शहदा में नायक जमशेद, लांस नायक खिजर हयात और साजिद और तैमूर शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलूचिस्तान के जिला केच में पेट्रोलिंग ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद दहशत गर्दों के रास्तों को रोकना था। DG ISPR का कहना है कि पेट्रोलिंग ऑपरेशन पाक ईरान सरहद से 14 किलोमीटर दूर किया गया। ISPR के मुताबिक FC साउथ बलूचिस्तान के जवानों की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई और धमाके से एक अफसर और 5 जवान शहीद हो गए। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। वतन की हुर्मत पे जान देकर, अपनी मिट्टी का कर्ज लेकर हम वतन को बचा रहे हैं, फर्ज अपना निभा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। तुम्हारी सरहद की पोस्टों पे शहीद होकर हम खून अपना बहा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। घर की दहलीज पे खड़ी ये माएं और बीवियां हमारी हैं राह तकती। हमारी भी बहनें, बेटे और बेटियां हैं हमारी खातिर जो हैं तरसते। हमारे गांव में तुम जो जाओ तो देखना तुम, वतन का परचम पहन के जब हम वापस घरों को लौटते हैं, तो देखना तुम कि बूढ़े कंधे जवान लाशें उठा रहे हैं। वतन पे अपने जवान बेटे निसार करके मुस्कुरा रहे हैं। नन्हे बच्चे खुशी से कब्रों पे फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। वतन की अजमत बढ़ा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के मामले पर वफाकी हुकूमत के साथ चलने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया उस पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि पीर से देही और रिहायशी इलाकों में दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन शादी हॉल्स, बड़े इज्तिमात और शॉपिंग मॉल्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक शादी हॉल्स, बड़े बड़े इज्तिमात, शॉपिंग मॉल्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 9 मई से पहले जो सनतें बंद थीं, वो बदस्तूर बंद रहेंगी। पीर से सूबे के देही और रिहायशी इलाकों में दुकानें खोली जा सकेंगी। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि छोटी दुकानें और कारोबार फजर से शाम 5 बजे तक खुलेगा और हफ्ते और इतवार को सुबह में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। हमने शॉप्स खोली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जो भी खुली चीजें हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% अमल दरामद। अब सैटरडे और संडे सेफ डेज विद 100% लॉकडाउन। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ताजिर बरादरी पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत कारोबार बंद करना नहीं चाहती। विफाक छोटे ताजिरों को आसान इक़साद पर कर्जे फराहम करे। मैं आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से फेडरल गवर्नमेंट से कहूंगा, इनका खास ख्याल रखें। ये इस वक्त काफी मुश्किलात में है। इनके लिए आसान इक़साद पे कर्जे देना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी देने की जरूरत है। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध ने 1 अप्रैल के बाद सब फैसले विफाक से मिलकर किए हैं। कोई और सूबा विफाक की SOPs पर नहीं चलता, तो इसमें सिंध का क्या कसूर है? फेडरल गवर्नमेंट ने जो फैसले किए, हमने कुछ उसमें, जैसे मैंने कहा, 99% हमने अडॉप्ट किए और वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दी हुई थी। मैं इतना कहूंगा कि हमारी जो SOPs या हमारी जो गाइडलाइंस थी, वो किसी और सूबे से ज्यादा कंफर्म करती थी जो वफाक ने हमें कहा था। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि राशन की तकसीम का काम बगैर डेटा के मुमकिन नहीं था। वफाक की जानिब से हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करके पैसे दिए गए, ये मुनासिब नहीं था।
वफाकी हुकूमत ने कल से छोटी दुकानें और मार्केटें खोलने की इजाजत दे दी है। फजर से शाम 5 बजे तक कारोबार हो सकेगा। हफ्ते में 5 रोज कारोबार की इजाजत होगी। कोरोना केसेस और अमवात में इजाफे के बावजूद अवाम और ताजिरों की सुनवाई, तालीमी इदारे की बंदिश में तोसी, वोट इम्तिहानात भी मनसूख कर दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी, न रेल का पहिया, अंदरूने मुल्क परवाजें भी बंद। बड़ों की बड़ी बैठक में तालीमी इदारों की तातीलात बढ़ाने और बोर्ड इम्तिहानात से मुताल्लिक भी इत्तफाक राय से फैसला किया गया है। हुकूमत ने फिलहाल ट्रेन और बस सर्विस न खोलने का फैसला किया, जबकि मकामी फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद रहेगा। अस्पतालों की मखसूस और निशानदही शुदा OPDs भी खोलने का फैसला कर लिया गया। हफ्ते में 2 रोज अशिया जरूरिया के अलावा तमाम कारोबार और मार्केटें बंद रहेंगी। फजर के बाद शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन रात में बंद रखी जाएंगी। मोहल्ले और देही इलाकों में दुकानें खोलने की इजाजत होगी, जबकि छोटी मार्केटों को भी खोलने की इजाजत होगी। पाइप मिल्स, पेंट मैन्युफैक्चरिंग, सिरामिक्स, टाइल्स की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल केबल, स्टील और एल्यूमिनियम की दुकानें खुलेंगी। हार्डवेयर स्टोर भी खुलेंगे। तामीराती शोबे के दूसरे फेज को खोलने की इजाजत होगी। अब देखना है कि क्या अवाम और ताजिरों की जानिब से हुकूमती SOPs पर अमल दरामद होगा या नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी पीर के रोज से लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला कर लिया है। बाज़ अशिया से मुताल्लिक कारोबार खोलने की इजाजत देने का भी ऐलान किया गया है। मुल्क के दीगर सूबों की तरह कोरोना को रोकने बलूचिस्तान में भी लॉकडाउन जारी है। कारोबार बंद होने और माशी सरगर्मियां न होने से कारोबारी तबका शदीद मुतासिर है। वफाकी हुकूमत के ऐलान के बाद सूबाई हुकूमत ने भी अहम फैसला कर लिया। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील करते हुए पीर से नरमी करने और बाज अशिया से मुतल्लिक कारोबार खोलने की इजाजत देने का ऐलान किया है। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की ज़ेर सदारत होने वाले आला सतह के इजलास में कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि पीर से सूबा भर में कपड़े, जूते, दर्जी और मलबूसात के कारोबार खुल जाएंगे और दुकानदार और ताजर तंजीमें एहतियाती तदाबीर की SOPs पर अमल दरामद कराने की पाबंद होंगी। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से एक खुसूसी हिकमत अमली भी मुरतब की गई है, जिसके जरिए कोरोना वायरस का मुकामी सतह पर फैलाव रोकने की कोशिश की जाएगी। सिंध में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 3.5 घंटे के लिए सख्त लॉकडाउन रहा, जबकि इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में नमाज जुमा के महदूद इज्तिमात हुए। मुल्क भर में आलमी वबा को रोकने के लिए इकदाम जारी हैं। नमाज जुमा के इज्तिमात भी हुकूमती SOPs के तहत महदूद किए गए। सिंध भर में 12 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ। शहर में 3:30 बजे तक नकलो हरकत पर पाबंदी रही। लॉकडाउन के दौरान करियाना और डेयरी की दुकानें और इस्तिस्ना हासिल होने वाले कारोबार भी 3.5 घंटे तक बंद रहे। सुबह भर की मसाजिद में नमाज जुम्मा के इज्तिमात में महदूद तादाद में नमाजी शरीक हुए। लॉकडाउन में सख्ती के सबब गाड़ियों को सड़कों पर आने न दिया गया। इसी दौरान शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात रही। सिंध की तरह इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में नमाज जुम्मा के महदूद इज्तिमात हुए। शहरियों ने कोरोना के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की। लाहौर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अब तक 2,22,366 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ 33 मुकदमा दर्ज हुए। शहर में लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। शहरी घरों में बैठना पसंद ही नहीं कर रहे। ट्रैफिक पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी तौर पर निकलने वाले 3,72,000 से जायद शहरियों को एजुकेट करते हुए वार्निंग दी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर 2,22,366 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। जुज़वी लॉकडाउन के दौरान 35,464 रिक्शा ड्राइवर्स और मोटरसाइकिलिस्ट से रोड पर न आने की अंडरटेकिंग ली गई। 9,793 व्हीकल्स को शहर के थानों में बंद और 5,538 गाड़ियों को छोड़ा गया। सीटीओ लाहौर सैयद हमाद आबिद के मुताबिक एक कार में 2 से जायद सफर करने पर 26,649 कारों को चलान टिकट जारी किए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ 33 मुकदमात दर्ज किए गए। जुज़वी लॉकडाउन के दौरान 114 बसों, 797 वैगनों और 4,390 फ्लाइंग कोचेस के खिलाफ कार्रवाई की गई। डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर 1,87,558 मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि 514 ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर।
कोरोना वायरस से पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का निजाम मुतासिर। आला तरीन फोरम विफाकी सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास 2 माह से ज़ेरे इल्तवा है। इजलास न होने से विफाकी मुलाजिमीन के अहम तरीन मसाइल पर पेशरफ मुअत्तल हो गई है, जबकि तनख्वाहों में इजाफे और सिविल स्ट्रक्चर से मुतालिक उमूर में भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। पेशरफ क्यों नहीं हो सकी, चीफ रिपोर्टर ऑन शिराजी से जानेंगे। बताइएगा ऑन शिराजी। जी अरसलान, बिल्कुल देखिए, जहां एक तरफ आलमी वबा कोरोना वायरस के बाइस मुल्क का निज़ाम मफलूज हुआ पड़ा है, तो दूसरी जानब ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम भी मुतासर हुआ है। और जो सेक्रेटेरिएट के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक ब्यूरोक्रेसी के आला तरीन फोरम वफाकी सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास 2 माह से ज़ेरे इल्तवा है। इजलास न होने के बाद वफाकी मुलाजमीन के अहम तरीन मसाइल पर पेशरफ्त मुअत्तल हो चुकी है। ज़राए ये बता रहे हैं कि तनख्वाह में इजाफे और सिविल स्ट्रक्चर से मुतल्लिक अहम अमूर पर पेशरफ्त नहीं हो सकी है। जवाबत की तैयारी के अमूर भी ज़ेरे इल्तवा है। साथ में सिविल मुलाजमीन के कैडर की तब्दीली का मामला भी तअत्तुल का शिकार है। सरकारी खरीदारी के लिए माली इख्तियारात के मामलात भी पेशरफ्त से महरूम है। सिविल सर्विस के मामलात जो है वो भी इल्तवा का शिकार है। वफाकी सेक्रेटरीज कमेटी की बात करें तो चेयरमैन काबीना जो है इसकी सेक्रेटरी है। 2 माह से इसका कोरोना के बायस इजलास नहीं हो सका और वफाकी काबीना के फैसलों पर भी वजारतें मुकम्मल तौर पर इसी वजह से अमल दरामद करने में नाकाम है। आज वज़ीर आज़म की हिदायत पर 16 वजारतों को दूसरी मरतबा रेड लेटर जारी किया गया है। जी शुक्रिया ऑन शिराजी। चीनी बहरान की तहकीकात, दीगर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर की कल इंक्वायरी कमीशन में तलबी अहम शवाहिद के लिए बयान कलमबंद करेंगे। दोनों रहनुमाओं को FIA हेडक्वार्टर्स में तमाम दस्तावेजात समेत पेश होने की हिदायत की गई है। चीनी बहरान का जिम्मेदार कौन, तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर तजारत खुर्रम दस्तगीर खान को कल तलब कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कमीशन को खत लिखकर दरख्वास्त की थी कि वो और खुर्रम दस्तगीर चीनी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होकर कमीशन को इस स्कैंडल से मुतालिक अहम शवाहिद और बयान देना चाहते हैं। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के सेक्शन 9 के तहत कोई भी शहरी मालूमात फराहम करने का मजाज है। शाहिद खाकान अब्बासी के लिखे गए खत पर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद ज़ियाद ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर तजारत खुर्रम दस्तगीर को बयान कलम बंद करवाने के लिए दिन 3:30 बजे तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के दोनों रहनुमाओं को FIA हेडक्वार्टर में तमाम दस्तावेजात समेत पेश होने की हिदायत की गई है। जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। इंतजामिया ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करते हुए गंदम की हजारों बोरियां कब्जे में ले ली। गुजरांवाला में जिले इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2550 बोरियां गंदम बरामद कर ली। जखीरा अंदोज को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चूरिया ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर रेवेन्यू स्टाफ के हमरा 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 12,200 गंदम की बोरियां बरामद करके 9 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गंदम को कब्जे में लेकर सरकारी गोदाम में मुंतकिल किया गया। मिट्यारी के इलाका हाला में महकमा खुराक ने कार्रवाई करते हुए 25,000 गंदम की बोरियां तहवील में ले ली। फैक्ट्री को सील कर दिया गया। लियाकतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां करके 3500 बोरियां गंदम बरामद की गई। बरामद शुदा गंदम सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई। हुकूमत ने जखीरा अंदोजी, कोरोना और पंजाब लोकल गवर्नमेंट समेत 7 ऑर्डिनेंस पंजाब असेंबली में पेश कर दिए। ऐवान में अपोजिशन की नैब और कोरोना वायरस पर हुकूमती इक़दाम पर सख्त तनकीद। लीगी रहनुमा उज़मा बुखारी ने कहा कि आटा चीनी चोरी पर नैब क्यों खामोश है। रिपोर्ट करेंगे फरहान एजाज। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत 1 घंटा 40 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ, जिसमें ओपोजिशन ने नैब और कोरोना वायरस पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को ताहाल हिफाजती किट्स नहीं दी गई। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सेंट्री वर्कर्स को हिफाजती किट्स दी जाएं। करंटीना सेंटर्स में मरीजों को सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। करंटीना सेंटर में लोगों को मुकम्मल सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही। रख नहीं सकता, मुझे वो सच कहने से बाज रख नहीं सकता, रुक नहीं सकता, वो मेरे हालात को नासाज कर सकता है। वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर अपनी जिंदगी को रिस्क में डाली थी। सर आप मैं हम सब घरों में छुप के बैठ सकते हैं, हम क्वारंटीन हो सकते हैं, लेकिन उनको अपनी ड्यूटियों में जाना है, उनको जाकर इन पेशेंट्स को देखना है। और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सर पाकिस्तान उन चंद बड़े सर्जिकल ममालिक में शामिल है कि जहां पर तिब्बी अमले को वो चीजें प्रोवाइड नहीं की गई जो
उनकी जरूरत थी। इजलास में सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने पंजाब असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस मुतअद्दी अमराज पंजाब 2020, ऑर्डिनेंस मकामी हुकूमत पंजाब 2020, ऑर्डिनेंस दही पंचायती और नेबरहुड कौंसिल पंजाब 2020, ऑर्डिनेंस अस्टाम पंजाब 2020, ऑर्डिनेंस प्रमोशन एंड रेगुलेशन प्राइवेट तालीमी अदारे 2020, ऑर्डिनेंस मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी 2020 पेश किए गए। पंजाब असम्बली में पेश किए 7 ऑर्डिनेंस को स्पीकर परवेज इलाही ने मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटियों के सुपुर्द करके 2 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास पीर की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ फरहानी शाह, सच न्यूज, लाहौर। सियासी तल्खियां बढ़ने लगी। फयाजुल हसन चौहान ने सिंध हुकूमत और नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। कहते हैं सिंध में अरबों रुपए की गंदम सरकारी गोदामों से चोरी हो रही है। सिंध में गंदम चोरी माजी की प्रैक्टिस है। कोरोना ने 2 खानदानों के सिंध और पंजाब में इक्तदार को बेनकाब कर दिया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि 18वीं तरमीम पर 2 खानदानों का कच्चा चट्ठा खुलकर सामने आ गया। यह आले पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है। पाकिस्तान के अंदर जो पार्टियां पिछले 10 साल, 12 साल और 40 साल से लगातार बरसे इक़्तिदार रहीं, जो ख़ानदान बरसे इक़्तिदार रहे, मैं ये समझता हूँ कि कोरोना वायरस की वबा ने उन सारों की परफॉर्मेंस को, खुसूसन हेल्थ के शोबे में उनकी परफॉर्मेंस को बेनकाब कर दिया है। 2/3 अक्सरियत 10 साल इनकी थी और वफाक के में ऊपर आखिरी 5 साल इनके भाई की हुकूमत थी और पहले 5 साल जनाब आसिफ जरदारी के साथ राधा आओ मिल के खाएं आधा आधा के तहत गुड गवर्नेंस का जाली नकाब अपने जनाब चेहरों पे बांध के और 52 अरब रुपए का मेरा और आपका टैक्सों का पैसा हक हलाल का वो अपने मोटे मोटे थोपड़े लगाकर एड्स के ऊपर टीवी चैनल्स के और अखबारों के ये शो करते रहे कि वो बहुत बड़े $6 बिलियन मैन। पता चला कि जनाब हालात तो बिल्कुल दगरगू हैं। मई के पहले हफ्ते में भी महंगाई का सिलसिला न थम सका। एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 7 दिनों के दौरान महंगाई की शरह में 0.36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। महंगाई है कि आपे से बाहर तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद सरकारी दादोशुमार रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा ही बताते हैं। अदारो शुमारियात की जानब से हफ्तावार महंगाई के दादोशुमार जारी कर दिए गए। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मई के पहले 7 दिनों में 16 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा, 12 अशिया की कीमतों में कमी और 23 अशिया जरूरिया की कीमतों में इस्तेकाम रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात की जानब से जारी दस्तावेजात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान मुर्गी की कीमत में 37 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। इसी तरह से केले फी दर्जन 8 रुपए महंगे हो गए। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आलू की फी किलो कीमत में 3 LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए इजाफा हुआ। इसी तरह से एक हफ्ते के दौरान बकरे का गोश्त 8 रुपए, बीफ 1.5 रुपए महंगा हो गया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 7 दिनों के दौरान खुश्क दूध, ताज़ा दूध, अंडे और गुड़ की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात से जारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 27 रुपए, प्याज 5 रुपए, टमाटर की कीमत में 1 रुपए तक कमी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से एक हफ्ते के दौरान गंदम का आटा, चीनी, मसाला जात की कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई, जबकि एक हफ्ते के दौरान घी, लहसुन और दही की कीमतों में भी मामूली कमी हुई। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चावल, नमक, चाय की पत्ती समेत 23 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम भी रहा। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर प्राइवेट लैब से रुजू करने वाले शहरियों के टेस्ट नेगेटिव निकले। सरकारी और प्राइवेट लैब के कोरोना टेस्ट के अमल की अफादियत पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद काज़मी। तकनीकी खराबी या कम इल्मी, क्या इंतजामिया टेस्टिंग किट्स के सही तरीके इस्तेमाल से लाइलम है? सरकारी और प्राइवेट लैब की मर्ज से मुतालिक अलग अलग रिपोर्ट्स ने कई सवालात खड़े कर दिए। चीन से कोरोना की तशखीस के लिए किट्स तो मंगवा ली गयी, मगर इन किट्स को इस्तेमाल कैसे करना है वजारत सेहत वर्कर्स को सिखा ही नहीं पाई। सरकारी और प्राइवेट लैब्स की जानब से एक शख्स की 2 मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आने से शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। हुकाम ने कई प्राइवेट लैब से साजबाज तो नहीं कर ली। क्या ये मिली भगत से शहरियों को प्राइवेट लैब रुजू करने की तरकीब दिलाना तो नहीं? किस लैब का टेस्ट मौसर है? हतमी नताज के लिए कितने टेस्ट कराए जाएं? कोरोना के टेस्ट के नताज मनफी आने वालों में भी तशवीश की लहर। मुतासर शहरी कहते हैं कि सरकारी लैब से कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया तो प्राइवेट लैब से रुजू किया, जहां से टेस्ट मनफी आ गया। हकीकत क्या है खुदा ही जाने। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली के अहम इजलास में शिरकत करने वाले अरकान कौमी असम्बली के कोरोना टेस्ट का आगाज आज से हो गया है। अरकान अपने अपने इलाकों या इस्लामाबाद के मरकजी इदारा सेहत से अपने टेस्ट करवा सकेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 11 मई दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया, जिसमें कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा और फैसलों से मुतालिक ऐवान को एतमाद में लिया जाएगा। अरकान की शिरकत का तयशुदा
SOP ہے کہ اراکین اسمبلی اپنے کورونا ٹیسٹ حاصل کر کے پھر اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اراکین اور اسمبلی ملازمین کے کورونا ٹیسٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعض اسمبلی ملازمین نے بھی اپنے سیمپلز ٹیسٹ جمع کروا دیے ہیں، جبکہ کچھ اراکین اسمبلی کے پیر والے دن فوری طور پر ٹیسٹ مکمل کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران عام افراد کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ چین سے ایک اور جہاز 17 ٹن طبی آلات اور حفاظتی سامان لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ دوسری جانب NDMA نے کورونا وائرس کے پیش نظر قومی ایئر لائن کو $1 لاکھ مالیت کا حفاظتی سامان عطیہ کیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پہلے سے پریکیور کیا گیا سامان PIA کے جہازوں کے ذریعے پاکستان منتقل کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین NDMA کہتے ہیں کووڈ-19 کے ذاتی حفاظتی سامان کی مکمل خریداری نجی ملکی مارکیٹ سے کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب NDMA نے کورونا وائرس کے پیش نظر قومی ایئر لائن کو $1 لاکھ مالیت کا حفاظتی سامان عطیہ کیا ہے۔ کٹس میں حفاظتی لباس، ماسک اور اینکے شامل ہیں۔ CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک نے سامان عطیہ کرنے پر چیئرمین NDMA جنرل افضل کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام قومی ادارے مکمل یکجہتی اور یگانیت سے ملک کی خدمت میں مصروف ہیں۔ عطیہ کردہ سامان سے PIA عملے اور مسافروں کو محفوظ بنانے میں بہت مدد ملے گی۔ امریکہ نے وزیر اعظم کے احساس کیش پروگرام کے لیے $50 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں امریکہ کے سفیر پال جونز کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کو مل کر شکست دیں گے۔ دونوں ممالک کی شراکت داری وائرس کی روک تھام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کا مستحکم مظہر ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یونیسیف کے تعاون سے 50 اداروں کو آلات فراہم کریں گے۔ بچوں کے لیے 336 میٹرک ٹن تیار شدہ خوراک مہیا کریں گے۔ امریکی سفیر نے کہا کہ معاشی طور پر کمزور افراد کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ پناہ گزین اور مقامی لوگوں کو معاونت فراہم کی جائے گی۔ ملک میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ جمعے کے روز مریضوں کی تعداد 26,435 ہو گئی۔ مہلک وبا سے اب تک ملک بھر میں 599 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ ملک میں عالمی وبا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد مزید بڑھ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ایک دن کے دوران پاکستان میں کورونا کے سبب 5 افراد جان کی بازی ہارے ہیں، جس کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 599 ہو گئی۔ پاکستان میں 7530 افراد اب تک کورونا کی وبا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ایک دن کے دوران پاکستان بھر میں 11,993 لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے بعد پاکستان میں اب تک ہونے والے ٹیسٹوں کی مجموعی تعداد 2,57,247 ہو گئی ہے۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر ازرا پچوہو نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو وہ آئسولیشن اختیار کرے۔ کورونا مثبت آنے کی صورت میں لوگ ہسپتال میں داخل ہوں۔ یہ مرض ایسا ہے کہ جس کا کوئی خاص علاج نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں گھر بیٹھنے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر ازرا فضل پیچو، ہیلتھ منسٹر سندھ بات کر رہی ہوں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہم ہوم آئسولیشن کرتے ہیں ان میں لوگوں کی مرضی شامل ہوتی ہے، اور جو ہے ایسے لوگوں کو ہم گھر پہ رکھتے ہیں جو یا تو سمٹم لیس ہوتے ہیں یا مائلڈ سمٹمز ہوتی ہیں۔ میری پھر بھی اور جن کی اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی مرض کو چھپاتے ہیں اور کہتے نہیں ہیں، اور پھر اور وہ اس وجہ سے چھپاتے ہیں کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ آئسولیشن سینٹرز پہ جائیں۔ میری پھر بھی التجا ہوگی کہ اگر آپ کے کو کوئی دیگر بیماری ہے کووڈ کے ساتھ ساتھ، تو آپ ضرور آئسولیشن سینٹرز یا ہمارے ہسپتالوں میں داخلہ لیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کی بھی سندھ حکومت پر تنقید، کہا سندھ حکومت کورونا پر سیاست کی بجائے صحت پر توجہ دے۔ بلاول بھٹو نے ویڈیو لنک پر ڈاکٹر سے بات چیت کی اور کہا کہ یہ کورونا پر سیاست کا وقت نہیں ہے، ہم ٹھنڈے کمروں میں لیپ ٹاپ لگا کر عوام کی بات نہیں کرتے۔ ہسپتال پہنچے، ڈاکٹر حضرات جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے ساتھ ہم نے اظہار یکجہتی کی۔ اس دن LRH گئے، مختلف ہاسپٹلز میں۔ ہم یہ نہیں ہیں کہ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اور ایک لیپ ٹاپ اپنے سامنے لگا کر اور ایک ٹھنڈے ماحول میں عوام کی باتیں کریں۔ بات ہوتی ہے یا جو چیز جو آپ انٹرفیرنس کرتے ہیں دوسرے صوبوں کے معاملات میں، مہربانی کر کے اپنے صوبے کو ٹھیک کر لیں
وہاں پہ جو آپ کے صوبے میں حالات ہیں اس کو ٹھیک کر رہے. ہم نے اپنی جانوں کی حفاظت نہیں کی ہے. ہمیں اپنی جانوں کی حفاظت سے زیادہ ہمیں اپنی عوام کی جان عزیز ہے, اور ہم خود جب فرنٹ فٹ پہ ہوں گے تو اس میں پتہ چلتا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز عثمان ڈار نے ٹائیگر فورس لاہور کا افتتاح کر دیا. انہوں نے کہا بلدیاتی نمائندے کم تھے اس لیے ٹائیگر فورس کا قیام کیا. اس وقت ٹائیگر فورس مساجد, ہاسپٹل سمیت دیگر شعبوں میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. گورنمنٹ کالج برائے خواتین ٹاؤن شپ میں پی پی 167 کے مستحق افراد میں راشن کی تقسیم اور ٹائیگر فورس کے افتتاح کیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے یوتھ افیئر عثمان ڈار, ایم پی نذیر چوہان سمیت دیگر عہدیداروں نے شرکت کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عثمان ڈار نے کہا کہ ملک میں 10 لاکھ ٹائیگر فورس بغیر کسی معاوضے کے رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اس وقت مساجد, ہسپتال, بے روزگار افراد کے لیے جاری احساس پروگرام میں ٹائیگر فورس کے نوجوان کام کر رہے ہیں. سب کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے. 19 کے قریب جن آئٹمز پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اربوں روپے کی سبسڈی دی ہے, ان پہ کام کیا جا رہا ہے. اسی طرح بے روزگار مزدوروں کے ڈیٹا کا اندراج کرنے کے لیے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لیبر پروگرام احساس لیبر پروگرام اناؤنس کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, اس میں ٹائیگر فورس گلی محلوں کی سطح پہ انشور کر رہی ہے جو لوگ اس کرونا کرائسس میں بے روزگار ہو چکے ہیں مزدور, ان کا ڈیٹا رجسٹر کیا جا رہا ہے. ایم پی نذیر چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم کی ایک آواز پر ٹائیگر فورس بے لوث خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہم لوگ اپنی جیب سے مستحق افراد کی مدد کر رہے ہیں. کہ جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان جب بھی اپنی قوم اور نوجوانوں کو پکارتے ہیں تو تمام مکاتب فکر سے لوگ اکٹھے ہو کے یکجا ہو کے عمران خان کی ایک کال کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک ہی ویژن پہ چل رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے غریبوں کو اٹھانا ہے, اپنے غریبوں کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا ہے ہم نے ان اقدامات کو آگے لے کے چلنا ہے. عثمان ڈار کا مزید کہنا تھا کہ ہم سب کو مل کر اس وائرس کو شکست دینا ہوگی. معاملے خصوصی اور نذیر چوہان نے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا. کیمرامین محمد مبشر کے ساتھ فرحان اجاز, سچ نیوز, لاہور. شہباز تتلہ کیس میں پولیس نے لاہور کے سیشن کورٹ میں ایس ایس پی مفخر عدیل کا چالان جمع کروا دیا. چالان کے مطابق شہباز تتلہ کو قتل کرنے کے بعد ایس ایس پی مفخر عدیل روپوش ہوئے. نبیل نقوی رپورٹ کریں گے. شہباز تتلہ کیس میں بڑی پیش رفت, پولیس نے ایس ایس پی مفخر عدیل کا چالان سیشن کورٹ میں جمع کروا دیا. پولیس کی جانب سے جمع کروائے گئے چالان میں دوران تفتیش مفخر عدیل نے اقبال جرم کر لیا. نصیرآباد پولیس کی جانب سے جمع کروائے گئے چالان کے مطابق مفخر عدیل نے شہباز تتلہ کو قتل کر کے لاش کیمیکل میں ضائع کی اور قتل کیے جانے والی جگہ کو اچھی طرح صاف کیا. چالان میں یہ بھی لکھا گیا کہ شہباز تتلہ کو قتل کرنے کے بعد ایس ایس پی مفخر عدیل روپوش ہو گیا. چالان کے مطابق ایس ایس پی مفخر عدیل نے شہباز تتلہ کے قتل کا پلان پہلے سے ہی بنا رکھا تھا. پولیس کے پاس مفخر عدیل کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں جو عدالت میں پیش کیے جائیں گے. نبیل نقوی, سچ نیوز, لاہور. لاک ڈاؤن سے کاروبار متاثر ہوا. 7 سالہ سبحان انیس کو اس کے پھپھا نے ہی اغوا کر لیا اور بازیابی کے لیے 4 کروڑ کا تاوان کا مطالبہ کر دیا. سی آئی اے پولیس نے بروقت کارروائی کر کے سبحان انیس کو بازیاب کروایا اور 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. زین نقوی رپورٹ کریں گے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور انعام وحید کی ہدایت پر 2 روز قبل اغوا ہونے والا 7 سالہ سبحان انیس سی آئی اے پولیس نے بازیاب کروا لیا. انعام وحید نے کہا کہ مغوی سبحان انیس کو 4 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا. اغوا کار مغوی کا قریبی رشتہ دار ہے. ذیشان عرف شانی اور اس کے ساتھی فرحان کو گرفتار کر لیا ہے. تمام ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس بچے کو ہم نے بازیاب کروایا. اس میں ایک بندہ ہے ذیشان عرف شانی اور دوسرا فرحان جو ان کا قریبی رشتہ دار ہے. بچے کے والد انیس نے بتایا کہ اس کا فرنیچر کا کاروبار ہے. 2 روز قبل اس کی غیر موجودگی میں 2 افراد منہ پر ماسک لگائے فرنیچر خریدنے کی غرض سے آئے اور گھر میں موجود افراد کو باندھ کر سبحان کو گرفتار کر کے لے گئے. انیس کا کہنا تھا کہ بچے کی بازیابی پر وہ لاہور پولیس کے شکر گزار ہیں. پولیس والوں نے بہت اچھا کام کیا. انہوں نے 1 منٹ بھی نہیں بیٹھے. پورے لاہور کی پولیس جو تھی نا اس کام کے لیے جڑی ہوئی تھی. سی آئی اے اقبال ٹاؤن عاصم افتخار نے بتایا کہ اغواکار بچے کا پھپھا ہے. اس موقع پر ڈی ایس پی سی آئی اے حسنین حیدر بھی موجود تھے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن انعام وحید نے مغوی بچے کی باحفاظت بازیابی پر سی آئی اے کی پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان کر دیا. کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ زین نقوی, سچ نیوز, لاہور.
नवाबशाह में नमाज जुमा बाजमात अदा करने पर पुलिस ने मस्जिद के पेश इमाम को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में 5 अफराद को ही नमाज बाजमात अदा करने की इजाजत है। नवाबशाह के इलाके में मस्जिद में नमाज जुम्मा बाजमात अदा करने पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए इमाम मस्जिद को गिरफ्तार कर लिया। इमाम मस्जिद की गिरफ्तारी पर नमाजी मुश्तइल हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में एक खातून पुलिस एहलकार जख्मी हो गई। वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई और हालात पर काबू पा लिया। मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस की ठेकेदार कंपनी इनबॉक्स और प्राइम HR के 460 मुलाजमीन को ताहाल 3 माह की तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। हक मांगने पर खातून मुलाजिमा को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया और जबरदस्ती इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा रहा है। मुलाजिमीन के घरों में फाके हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया ताहाल बेहिसी की तस्वीर बनी हुई है। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। वक्त के सहरा में मजदूर का पसीना जज्ब हो चुका, लेकिन उसकी उजरत का हक उसे न मिल सका। 3 माह के 90 सूरज अपनी मंजिलें बदल चुके, मगर मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस मुलाजमीन के लिए वक्त की गर्दिश थम गई है। 3 माह से तनख्वाहों की आस में जीते जीते अब तो मरने की नौबत आ चुकी। सर यूँ समझे कि क्या नाम है, फाके की हालत है और यकीन करें हर लड़का जितना भी है सारे लड़के डेली वेजेस वाले हैं। बहुत मुश्किल है सामना करना, उधार लिए हुए हैं सबने और 3 महीने हो गए किसी की अभी तक सैलरी नहीं है। आप ये देख लें, उधार इतना लिया हुआ है कि जैसे ही सैलरी मिलेगी सारा उधार में उतर जाएगी। किसी ने भूख से बिलखते बच्चों को देखकर अफसरान से राब्ता किया तो किसी ने अफसरान को रहम की दुहाइयां दी, लेकिन एक फाका कश मुलाजिम की मौत की बलि लेकर भी अफसरान की बेहिसी और फिरौनियत का बुत राजी न हुआ और न जाने अभी कितनों की कुर्बानी चाहता है। हालात की बेरहमी से मजबूर खातून मुलाजमा अस्मा जबी ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे नौकरी से मुअत्तल करके उसके बच्चों के बिलकने का तमाशा देखने लगे। मुझे तकरीबन 12 फरवरी को इन्होंने सस्पेंड किया विदाउट एनी रीज़न, और जब हम रीज़न की बात करते हैं तो वो हमें बताते नहीं हैं और सैलरियाँ 3 माह से दे नहीं रही है हमें, और तकरीबन 1.5 साल से हमारा ये इशू चल रहा है कि हमें एक आध सैलरी दे देते हैं और 3 माह की सैलरी इस तरह पेंडिंग होती है, 2 माह की पेंडिंग कर लेते हैं, 1 की दे देते हैं। तो हम जब पूछते हैं कि मतलब ये सैलरी को क्या इशू है तो कहते हैं आप कहीं और अपनी जॉब देख लें। अरबाब इख्तियार अगर जरा सी तकलीफ गवारा फरमा लें तो उनकी मुश्किलात कम हो सकती हैं, वरना सुलगती धूप में तपती जमीन पर बैठकर अपना हक मांगने वाले ये गरीब मुलाजमीन इंतजामिया की बेहिसी और फिरौनियत का नोहा हैं। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच TV, मुल्तान। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पर भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज किया। भारतीय फौज की जानिब से LOC की मुसलसल खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूक का कहना है कि भारत की जानिब से गुज़िश्ता रोज LOC पर सिविल आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से 6 शहरी जख्मी हुए। पाकिस्तान ने कहा कि भारत मुसलसल सिविल आबादी को निशाना बना रहा है। भारत की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दफ्तर खारिजा में भारतीय सीनियर सिफारतकार को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। वतन पर जान निछावर करने वाले पाक धरती के सपूत हवालदार जफर को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की तदफीन नवाही इलाके मोड़ा सेरिया में की गई। वजीरिस्तान में मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने वाले हवालदार मोहम्मद ज़फरान को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई गांव सेरिया सराय नेमत खान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में अजीजो अकारब समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद पाक आर्मी के चाको चाबंद दस्ते ने सलामी दी और शहीद के भाई को वर्दी और कौमी परचम पेश किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से फूलों की चादरें चढ़ाई गयी। गुज़िश्ता रोज वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले हवालदार मोहम्मद ज़फरान का ताल्लुक 12 AK रेजिमेंट से था। शहीद ने सोगवारों में 2 बेटियां, 1 बेटा और बेवा छोड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की शहरियत मनसूखी के हुक्म मुअत्तली में तौसी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहल मिनल्ला ने हुक्म इम्तना में तौसी का हुक्म जारी करते हुए हाफिज हमदुल्ला और दीगर फरीकैन के दलाइल के बाद दरख्वास्त पर महफूज कर लिया फैसला। हाफिज हमदुल्ला की शहरियत मनसूखी के नादरा के फैसले पर 29 अक्टूबर 2019 को हुक्म इम्तना जारी हुआ था। नादरा ने हाफिज हमदुल्ला के शनाख्ती कार्ड पर एतराजात उठाते हुए शहरियत मनसूख कर दी थी।
عدالت نے شناختی منسوخی کے نادرہ کے فیصلے کے خلاف منسلک دیگر کیسز پر بھی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نادرہ نے موقف اپنایا تھا کہ حافظ حمداللہ کا شناختی کارڈ کینسل کیا، شہریت منسوخ کرنا ہمارا دائرہ کار نہیں۔ نادرہ میں نہ حافظ حمداللہ کے شناختی کارڈ نہ فیملی کے لنک کا پرانا ریکارڈ ملا۔ 12 دسمبر 2018 کو سیکیورٹی ادارے کی جانب سے حافظ حمداللہ کو افغان نیشنل قرار دیا گیا۔ نادرہ کے مطابق 11 اکتوبر کو سیکیورٹی ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا حافظ حمداللہ کی دستاویزات بوگس ہیں۔ سچ نیوز کی کاوش نیکی کی ٹوکری کو سکھر کے شہریوں نے خوشائند قرار دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس معاشرے میں موجود سفید پوش طبقے کی خاموشی سے امداد ہو جائے گی۔ پورے ملک میں اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں، حضرات ہیں، وہ اس چیز میں حصہ لیں اور اس سچ ٹوکری میں جتنا ہو سکے اپنا فنڈ ڈالیں تاکہ ان لوگوں تک یہ جو سفید پوش ہیں ان تک یہ فنڈ پہنچ سکے۔ نیکی کی جو ٹوکریاں رکھی گئی ہیں انہوں کو اللہ پاک بہت توفیق دے، وہ سب کی مدد کرے۔ سچ ٹی وی کی جانب سے جو ہے سچ ٹی وی والوں نے جو ہے یہ سفید ٹوکری رکھی ہے جو غریب عوام کے لیے اور کیا نام ہے جو سفید پوش عوام ہے ان میں سے ان لوگوں کو جو ہے اپنا امداد مل سکے اور اپنا کیا نام ہے یہ جو سچ چینل ہے اس نے بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ یہ بہت اچھا نکالا ہے سسٹم جو بھی ہے غریبوں کی مدد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اتنی توفیق دے جو ہر غریب کی مدد کر سکے۔ عمر اکمل کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ ان پر 3 سال پابندی برقرار رکھی گئی جس کے سبب وہ 19 فروری 2023 تک کرکٹ کی سرگرمیوں سے دور رہیں گے۔ چیئرمین انڈیپینڈنٹ ڈسپلنری پینل جسٹس ریٹائرڈ فضل میرا چوہان نے عمر اکمل کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ فضل میرا چوہان نے پی سی بی اینٹی کرپشن کوڈ میں شامل دونوں چارجز کی خلاف ورزی کرنے پر عمر اکمل پر 3 سال کی پابندی عائد کی ہے جو 20 فروری 2020 یعنی عمر اکمل کی معطلی کے روز سے نافذ العمل ہوگی۔ فیصلے کے مطابق نااہلی کی دونوں مدتوں پر ایک ساتھ عمل ہوگا۔ عمر اکمل اب 19 فروری 2023 کو دوبارہ کرکٹ کی سرگرمیوں میں شرکت کے اہل ہوں گے۔ چیئرمین انڈیپینڈنٹ ڈسپلنری پینل جسٹس ریٹائرڈ فضل میرا چوہان نے تفصیلی فیصلے میں اپنے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ بظاہر عمر اکمل نہ تو ندامت کے خواہاں اور نہ ہی اپنی غلطی پر معافی مانگنے کو تیار ہیں، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اینٹی کرپشن کوڈ کے آرٹیکل 2.44 کے تحت وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہے، بلکہ وہ تو اسی پر اکتفا کرنے کی کوششیں کرتے رہے کہ ماضی میں اس طرح کے رابطوں کے بارے میں وہ خود ہی مطلع کرتے رہے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ ڈسپلنری پینل کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ فضل میرا چوہان نے تحریری فیصلے میں مزید ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں تک چارج نمبر 1 کا تعلق ہے تو اس میں انہیں ایسے معاملات دیکھنے کو نہیں ملے جس سے جرم کی نوعیت میں کمی واقع ہو سکے، خاص طور پر جب فریق عمر اکمل نے پی سی بی کے ویجیلنس اینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور تحقیقاتی ٹیم سے تعاون ہی نہ کیا ہو۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ عمر اکمل نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ پی سی بی کے کوڈ 2.44 کے تحت پی سی بی کے سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس ڈپارٹمنٹ کو رابطوں سے متعلق آگاہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ چین میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے سیاحوں کے لیے منفرد ٹوپیاں متعارف کروا دی گئی ہیں۔ غبارے سے بنی ایک لمبی ٹوپیاں سیاحوں کو مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ رنگ برنگی ٹوپیاں پہن کر سیاحوں کو گویا تفریح کا موقع ہاتھ آ گیا ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف روبوٹ بھی میدان میں آ گئے۔ روس میں ایسے روبوٹ تیار ہوئے ہیں جو درجہ حرارت چیک کرنے کے ساتھ ساتھ صحت کے دیگر مسائل کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ روبوٹ گلیوں میں جراثیم کش اسپرے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ بریٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ۔